अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 और उसकी एक्सरसाइज मुकम्मल कर ली है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारी बुक का चैप्टर 3 बनता है वैसे, मगर सीरीज़ में उसको चैप्टर नंबर 17 कहा गया है। चैप्टर नंबर 17 का नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में ये कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म की बात करते हैं, चाहे वो कोई प्लांट है या एनिमल है, तो उनकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स हैं, मुख्तलिफ़ ऑर्गन सिस्टम हैं। ये तमाम ऑर्गन्स और तमाम ऑर्गन सिस्टम्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपनी ही एग्ज़ाम्पल ले लें जो कि हमें समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी उसमें, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या अगर हम वॉक कर रहे हैं, पहले हम नॉर्मल चल रहे हैं, फिर हम थोड़ा और तेज़ चलते हैं, फिर और तेज़ चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रनिंग स्टार्ट कर देते हैं या कोई स्ट्रेनोस एक्टिविटी एक्सरसाइज की तरफ चले जाते हैं। तो इस एक्टिविटी के दौरान हम देखेंगे कि एक तो हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम काम कर रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हड्डियाँ मूव कर रही हैं। मगर जब आप तेज़ तेज़ मूव करना शुरू कर देंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी हार्ट बीट इंक्रीज़ होगी, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। उसकी वजह क्या है कि अब जब आपके मसल्स तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है, तो हार्ट रेट इसलिए तेज़ होगा ताकि उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक ब्लड मिल सके। अब सिर्फ उनको ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उस ब्लड के थ्रू उन्हें ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए, तो आपका ब्रीदिंग रेट भी तेज़ हो जाएगा। ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में आएगी, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करने के नतीजे में ब्लड से बाहर जाएगी। तो इस तरह आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेगा, आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा ब्लड आपके मसल्स हड्डियों तक पहुँचेगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर पाएंगे तेज़ी से। अगर इनमें से कोई भी सिस्टम जो है वो दूसरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर पाए तो क्या होगा, इसके नतीजे में आप ब्रिस्क वॉक नहीं कर पाएंगे, स्विमिंग नहीं कर पाएंगे, एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो हमने देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो, ये सारे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो बॉडी एफिशिएंट फंक्शंस परफॉर्म कर पाती है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब भी यही होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि किसी ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट ऑर्गन्स या उसके डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वो मिलकर एक हार्मोनाइज्ड मैनर में एफिशिएंटली काम करें, तो इस एबिलिटी को बॉडी की कहते हैं कोऑर्डिनेशन। हम इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, एबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम टू वर्क इन अ हार्मोनाइज्ड मैनर इफेक्टिवली एफिशिएंटली, दिस एबिलिटी ऑफ बॉडी इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन के कुछ बेसिक से पैरामीटर्स हैं, और एक और बात याद रख लें, लाइफ की जिस तरह प्रॉपर्टीज़ हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होंगे, रिस्पायर करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, मेटाबॉलिज्म, कोऑर्डिनेशन भी उनमें से ही एक प्रॉपर्टी है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सेंस द चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी एंड रिस्पॉन्ड देम अप्रोप्रिएटली, रिस्पॉन्ड देम, इस एबिलिटी को भी हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन लाइफ की प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी है। अब हम थोड़ा सा एनिमल्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इसमें जो चेंजेस इनसाइड या आउटसाइड द बॉडी होते हैं इनको हम कहते हैं स्टिमुलस। एनी डिटेक्टेबल चेंज इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, एनी डिटेक्टेबल चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी, इसको हम कहते हैं स्टिमुलस। और स्टिमुलस को रिसीव करने वाले जो सेल्स हैं या ऑर्गन्स हैं या जो भी कोई स्ट्रक्चर है, वेदर इट इज़ इनसाइड आउटसाइड द बॉडी स्टिमुलस है, इसको हम नाम देते हैं रिसेप्टर का। रिसेप्टर इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के बाद सिग्नल सेंड करेगा टू कंट्रोल सिस्टम। जब ये सिग्नल्स पहुंचेंगे कंट्रोल सिस्टम को, तो कंट्रोल सिस्टम इसको सिग्नल्स रिसीव करने के बाद इफेक्टर्स को पैगाम भेजेगा। इफेक्टर जो भी एक्टिविटी करेंगे, इस एक्टिविटी को कहा जाएगा रिस्पॉन्स। द एक्टिविटी ऑफ इफेक्टर्स इज नोन एज रिस्पॉन्स, इसको कहा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कोऑर्डिनेशन के क्या कंपोनेंट्स हुए। रिसेप्टर कोऑर्डिनेशन का पहला कंपोनेंट है जो इनसाइड आउटसाइड द बॉडी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है। फिर कंट्रोल सिस्टम है जो इन तमाम स्टिमुलाई
से जनरेट होने वाले मैसेज को रिसीव करता है, इंटरप्रेट करता है, एनालाइज करता है और अप्रोप्रिएट ऑर्डर जनरेट करता है। इस ऑर्डर पे जो ऑर्गन्स रिस्पॉन्ड करते हैं इनको कहते हैं इफेक्टर्स, और इफेक्टर की होने वाली एक्टिविटी को हम नाम देते हैं रिस्पॉन्स का। जैसे मसलन तेज़ रोशनी अगर आपकी आंखों में पड़ती है तो वो जो ब्राइट लाइट है उसको कहा जाएगा स्टिमुलस। ब्राइट लाइट को डिटेक्ट जो करेगा उसको कहा जाएगा रिसेप्टर्स, आइज रिसेप्टर हैं। मैसेज किसको जाएगा? ब्रेन को, ब्रेन एक्ट करेगा कंट्रोल सिस्टम के तौर पे। रिस्पॉन्स का मैसेज आएगा आईलिड्स के मसल्स को, आईलिड्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आंखें बंद हो जाएंगी और आंखों का बंद होना क्या कहलाएगा? रिस्पॉन्स कहलाएगा। इस तरह कोई आप और एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो हर कोऑर्डिनेशन के रिस्पॉन्स के अंदर आपको यही चीज़ें नज़र आएंगी। स्टिमुलस के बगैर कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। जब भी कोई स्टिमुलस आएगा उसको रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे, कंट्रोल सिस्टम उसको रिसीव करेगा, इफेक्टर के ऊपर रिस्पॉन्स अपीयर होगा और वो बॉडी की प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर ब्राइट लाइट होती है और रिसेप्टर्स नहीं होते तो आंखें बंद नहीं होंगी, कंट्रोल सिस्टम को मैसेज नहीं जाएगा, आंखें बंद नहीं होंगी और ब्राइट लाइट जब आंख में दाखिल होगी तो वो आंखों को नुकसान कर सकती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं उन तमाम कामों को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है तमाम ऑर्गन्स के दरमियान, तमाम ऑर्गन सिस्टम्स के दरमियान। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म तभी ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता है जब उसके तमाम ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। इसी तरह ना सिर्फ एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग में जो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, एक सेल पर मुश्तमिल हैं, कॉलोनियल हैं या इवन प्लांट्स हैं, उनमें भी कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। प्लांट्स भी एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। जबकि एनिमल्स चूँकि एक एक्टिव लाइफ गुजारते हैं, एनिमल्स में एक बहुत मेजर चीज़ है कि एनिमल्स लोकोमोशन कर सकते हैं, एनिमल्स मोर कॉम्प्लेक्स हैं। तो प्लांट्स का रिस्पॉन्स एनिमल की तरह का तो नहीं होता, बट प्लांट्स डू रिस्पॉन्स। प्लांट भी एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 17 के फर्स्ट पेज में अगर आप देखेंगे तो ये पहले कोई 2-3 पैराग्राफ जो हैं वो सारे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में लिखे गए हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको इसमें बता दें कि ऑर्गेनिज्म सिर्फ उन्हीं स्टिमुलाई को डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड करते हैं जिनके लिए उनमें रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी स्किन पे बैक्टीरिया मौजूद हैं, हम उनसे अनअवेयर हैं, हम उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। यानी स्किन के सेल्स के अंदर बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने की एबिलिटी नहीं है। मगर अगर स्किन पे कोई कट, कोई इंजरी लगती है तो वहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स आएंगे ब्लड के ज़रिए और वो उन बैक्टीरिया को मार देंगे। इसका मतलब है कि वाइट ब्लड सेल्स बैक्टीरिया की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब उसी स्टिमुलाई को ऑर्गेनिज्म रिसीव और रिस्पॉन्ड करेगा जिसके रिसेप्टर्स उसमें मौजूद होंगे। और दूसरा ये कि रिसेप्टर्स की तादाद हर जगह पर डिफरेंट होगी। यानी अब जो हमारे फिंगर टिप्स हैं या हाथ की उंगलियां हैं, ये किसी रफ़ या स्मूथ सरफेस को बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, जबकि हम अपनी शोल्डर के ज़रिए, हम अपने नी के ज़रिए उतनी स्मूथ रफ सरफेस को डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर टच के, प्रेशर के रिसेप्टर्स की तादाद फ़र्क। तो रिसेप्टर्स बॉडी के अंदर अनइवन है, कहीं पे कोई रिसेप्टर ज़्यादा है, कहीं पे कोई रिसेप्टर कम है। और ऑर्गेनिज्म सिर्फ उन्हीं स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं जिनको डिटेक्ट करने के उनमें रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जैसे आइज़ की अगर आप एग्ज़ाम्पल लें तो वॉयलेट वेवलेंथ जो कि तकरीबन कोई 380 नैनोमीटर से शुरू होती है, वहाँ से लेके ये 750 नैनोमीटर तक रेड वेवलेंथ को, विजिबल स्पेक्ट्रम को देखते हैं। जो वॉयलेट से कम अल्ट्रा वायलेट है वो भी हम नहीं देखते क्योंकि उसके रिसेप्टर्स हमारी आइज़ में नहीं है। वो रेड से ऊपर इंफ्रारेड, उसको भी हमारी आंखें नहीं देख सकती क्योंकि उनके रिसेप्टर्स हमारी आइज़ में मौजूद नहीं है। तो यानी वही रिसेप्टर वही स्टिमुलाई को ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करेगा, डिटेक्ट करेगा जिसके रिसेप्टर्स उसमें मौजूद होंगे। अब आपकी बुक के सेकंड पेज पर आ जाएं तो ये कुछ 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये हम बुक से ही ज़रा देख लेते हैं कि प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई करते हैं क्योंकि उसकी वजह ये है। कैसे करते हैं? रेगुलेटिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अप्रोप्रिएट वेज। यानी प्लांट जब भी रिस्पॉन्स करेगा या अपनी ग्रोथ को कम करेगा या ज़्यादा करेगा या अपनी डेवलपमेंट के प्रोसेस को स्लो कर देगा, डिले कर देगा, स्टॉप कर देगा। यानी प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को कैसे? बाय रेगुलेटिंग देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक तरीका ये होता है। इसके अलावा अपनी बॉडी के फंक्शंस को ये कैसे कंट्रोल करते हैं? बाय द प्लांट हार्मोन्स, जिनको हम ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। तो प्लांट्स स्टिमुलाई को डिटेक्ट भी करते हैं और रिस्पॉन्ड भी करते हैं, जिसकी एक एग्जांपल हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़कर आए हैं, प्लांट्स की मूवमेंट।
जैसे प्लांट्स की जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स हैं, पैराटॉनिक मूवमेंट्स हैं, स्टिमुलाई डिफरेंट डायरेक्शन से एक्ट करते हैं, तो ऑर्गेनिक प्लांट्स हमने देखा उस स्टिमुलाई की तरफ या उससे अवे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो प्लांट्स डू रिस्पॉन्ड। अब डियर स्टूडेंट, इस इंट्रोडक्टरी फर्स्ट पेज के बाद सेकंड पेज में 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमने यूज़ करना है। बेसिकली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें स्टार्ट होती हैं वो यहीं से स्टार्ट होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये चारों टर्म्स, शॉर्ट क्वेश्चंस इनके या MCQ मैनी टाइम्स बोर्ड के पेपर्स में भी पूछे गए हैं। तो इसमें पहली टर्म जो है वो है इटियोलेटेड और क्लोरोसिस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोसिस की। क्लोरोसिस का मतलब है येलोइंग ऑफ लीफ, येलोइंग ऑफ लीफ, पत्तों का येलो हो जाना, पीला हो जाना, इसको हम कहते हैं क्लोरोसिस। अब ये पत्ते पीले या येलो क्यों हुए? ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल। ये येलोइंग क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के ना होने की वजह से या क्लोरोफिल के कम होने की वजह से। क्योंकि प्लांट्स में जो ग्रीन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है, तो अगर प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं है तो प्लांट्स क्या होना शुरू हो जाएंगे? येलोइंग, या उनका ग्रीन कलर कम होते होते फेड अवे होना शुरू हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि क्लोरोफिल बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? नाइट्रोजन की। क्लोरोसिस किस लिए हो रहा है? लैक ऑफ नाइट्रोजन और मे बी ड्यू टू द लैक ऑफ मैग्नीशियम। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर पढ़ा है कि उसका एक वो पोरफायरिन रिंग होता है, उसका जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको कहा जाता है मैग्नीशियम। अगर किसी प्लांट को मैग्नीशियम नहीं मिलेगा, प्लांट विल फेल टू फॉर्म क्लोरोफिल, प्लांट क्लोरोफिल नहीं बना सकेगा, तो इसलिए प्लांट में क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी। दूसरा, अगर हम देखें तो पोरफायरिन रिंग में या मैग्नीशियम के गिर्द 4 नाइट्रोजन के एटम होते हैं, अगर उसे नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तब भी वो क्लोरोफिल नहीं बना सकेंगे। तो इफ़ प्लांट फेल्स टू फॉर्म क्लोरोफिल, दिस कंडीशन इज नोन एज क्लोरोसिस, एंड क्लोरोसिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन और मैग्नीशियम इन द सॉइल। अब दूसरी टर्म जो इसके साथ इन कंपैरिजन पूछी जाती है वो है इटियोलेशन। इटियोलेशन कह दें या आप इसको इटियोलेटेड लीव्स बोल दें, एक ही बात है। इटियोलेशन में क्या होता है कि अगर आप किसी प्लांट को फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा वक्त के लिए आप इसको डार्क में रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं, तो इसके नतीजे में भी क्या होता है? प्लांट फेल टू फॉर्म क्लोरोफिल अंधेरे में रखने से, और उसके लीव्स जो होते हैं वो एक्सट्रीमली लार्ज हो जाते हैं। बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटोक्लोरोफिल। प्रोटोक्लोरोफिल ये क्लोरोफिल का एक प्रीकर्सर है जो कि नॉन ग्रीन है, इसने चेंज होना होता है क्लोरोफिल में। अब जब ये क्लोरोफिल में चेंज होगा तो ये प्रोसेस कहलाएगा ग्रीनिंग, यानी जैसे जैसे प्रोटोक्लोरोफिल क्लोरोफिल में चेंज होता जाएगा, प्लांट के वो पार्ट्स ग्रीन होते चले जाएंगे। और इस काम के लिए इनको किसकी ज़रूरत है? रेड लाइट की ज़रूरत है। अब इटियोलेशन में ये नहीं होगा कि पौधे को नाइट्रोजन नहीं मिल रही, पौधे को मैग्नीशियम नहीं मिल रहा, नाइट्रोजन मैग्नीशियम उसको मिल रहा है और वो क्लोरोफिल की जो अर्ली फॉर्म है, प्रिकर्सर फॉर्म है, वो भी बना रहा है, प्रोटोक्लोरोफिल बन रहा है। प्रोटोक्लोरोफिल को क्लोरोफिल में चेंज होने के लिए रेड लाइट की ज़रूरत है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रीनिंग। तो इफ़ प्लांट्स आर केप्ट इन डार्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, केप्ट इन डार्क, इनको अंधेरे में रखा जाए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगेन दे फेल टू फॉर्म क्लोरोफिल, यानी वो क्या होना शुरू हो जाएंगे? येलो होना शुरू हो जाएंगे, लैक ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं बनेगा उनमें, और उनके जो लीव्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? एक्सट्रीमली लॉन्ग हो जाएंगे। तो अब देखें, इसका मतलब ये हुआ कि एनवायरनमेंट में अगर नाइट्रोजन मैग्नीशियम की कमी हुई, प्लांट्स ने उसको डिटेक्ट किया और क्लोरोसिस की फॉर्म में रिस्पॉन्ड किया। अगर प्लांट्स को बहुत ज़्यादा वक्त के लिए डार्क में, अंधेरे में रखा गया, प्लांट्स ने उसको डिटेक्ट भी किया और उसको इटियोलेशन की फॉर्म में रिस्पॉन्ड किया। तो अक्सर ये जो टर्म है ना, ये आती है डिफ्रेंशिएशन के हवाले से, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इटियोलेशन
एंड क्लोरोसिस। तो आप इसमें कहेंगे लैक ऑफ येलोइंग ऑफ लीफ ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल ड्यू टू द एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन और मैग्नीशियम इन द सॉइल, दिस कंडीशन इज नोन एज क्लोरोसिस। और इटियोलेशन के बारे में आप क्या कहेंगे, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द लैक ऑफ क्लोरोफिल। इन दिस कंडीशन लीव्स बिकम येलो and extremely long, but this etiolation is due to the absence of light, because etiolation कब होगी, जब plant for a long period of time in the absence of light उसको रखा जाएगा। तो यानी दोनों में फ़र्क हो गया, लाइट की वजह से क्लोरोफिल ना बने तो इटियोलेशन, और अगर नाइट्रोजन मैग्नीशियम की वजह से क्लोरोफिल ना बने तो इस कंडीशन को हम कहेंगे क्लोरोसिस। तो ये दोनों टर्म डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर इनका डिफरेंस या कोई डेफिनेशन पूछी जाती। अब इसके बाद जो नेक्स्ट दो टर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं हम, वो हैं गॉल्स और कैलसिस। पहले नंबर पर हम देखते हैं कैलसिस को, और इसको इन कंपैरिजन देखते हैं किसके, गॉल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने थोड़ा सा ये इसका कैलसिस का जिक्र प्रीवियस चैप्टर के स्टार्ट में भी किया था। अगर किसी प्लांट को कोई कट लग जाता है, कोई वूंड लग जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उस कटेड पार्ट के ऊपर, वुंडेड पार्ट के ऊपर, इंजर्ड पार्ट के ऊपर एक पुअरली डिफ्रेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स डेवलप हो जाता है, इसको कहा जाता है कैलसिस। और इसके अलावा अगर कोई प्लांट की बॉडी में कोई पैरासाइट या कोई पैथोजिन कहते हैं डिजीज़ कॉजिंग एजेंट दाखिल होता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट उसके गिर्द एक परमानेंट मैस ऑफ सेल्स बना लेते हैं, एक डिफ्रेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स बना लेते हैं। तो इसको फिर हम नाम देते हैं गॉल्स का। तो ये दो टर्म्स लास्ट में डिस्कस की गई हैं। गॉल्स बोलते हैं, गॉल्स कब बनते हैं, गॉल्स फॉर्मेशंस आर इंड्यूस्ड बाय द एंट्री ऑफ पैरासाइट्स, पैथोजेंस, बैक्टीरिया और वायरसेस इन द बॉडी। और जो गॉल्स होते हैं ये परमानेंट मैस ऑफ सेल्स होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स होते हैं। यानी गॉल्स कब डेवलप, गॉल्स आर इंड्यूस्ड बाय invasion of parasite और पैथोजेंस। और गॉल्स का मतलब है जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस या कोई और पैथोजन, अब उसके गिर्द ये एक परमानेंट मैस ऑफ सेल बना लेंगे ताकि वो पैथोजन उधर ही कन्फाइंड महदूद हो जाए, किसी और पार्ट में ना जाए। और इसके गिर्द क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म, दे कंसिस्ट ऑफ डिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। जबकि जो कैलसिस बनते हैं वो किसी इन्वेजन ऑफ पैरासाइट या पैथोजन से नहीं बनते, ये उस जगह पर बनते हैं जहां पर कोई वूंड लगा हो, कोई कट लगा हो या कोई इंजरी हो। तो प्लांट को अगर कोई इंजरी है, कोई कट है, कोई वुंड लगा है, तो वहाँ पर एक पुअरली डिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल डेवलप हो गया है, इसको हम नाम देंगे कैलसिस का। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि कटेड, वुंडेड और इंजर्ड पार्ट के ऊपर जो मैस ऑफ सेल डेवलप होता है इसको कहा जाता है कैलसिस। और कैलसिस के अराउंड जो पुअरली डिफ्रेंशिएटेड या अनडिफ्रेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स होता है, एमॉर्फस मैस ऑफ सेल्स होता है, वो मौजूद होता है। जब कोई कट या कोई वुंड या जब कोई पैरासाइट बॉडी में एंटर होता है तो उस जगह पर जो मैस ऑफ सेल्स डेवलप होता है इसको नाम दिया जाता है गॉल्स का। यानी इन्वेजन ऑफ पैरासाइट के नतीजे में इफ़ ट्यूमर्स और मैसेस ऑफ सेल्स आर डेवलप तो इनको नाम दिया जाएगा गॉल्स का, और कट और वुंड और इंजरी की वजह से बने तो इसको नाम दिया जाएगा कैलसिस का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चारों टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्लोरोसिस, इटियोलेशन, गॉल्स और क्लोरोसिस, और हमने इन सारी चारों टर्म्स को वन बाय वन डिस्कस किया। इसके जो चैप्टर का फर्स्ट पेज है वो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पेज है, उसको आप अच्छी तरह से जस्ट रीड आउट कर लें। जो पेपर में आने वाली चीज़ें हैं वो ये गॉल्स, कैलसिस, इटियोलेशन, क्लोरोसिस से ही स्टार्ट होती हैं।
इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिस्कस करने वाला टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल रिदम्स। बायोलॉजिकल रिदम्स डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल रिदम का मतलब होता है एक ऐसा रिस्पॉन्स जो बॉडी में पीरियोडिकली अपीयर होता है। तो ऐसा रिस्पॉन्स जो किसी एक ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बॉडी में अपीयर हो, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल रिदम। अ पीरियोडिक रिस्पॉन्स, अ पीरियोडिक रिस्पॉन्स इज़ नोन एज बायोलॉजिकल रिदम। एक ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपीयर होने वाले रिस्पॉन्स को नाम दिया जाता है बायोलॉजिकल रिदम का। अब इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारी बुक में जो टाइप दी गई हैं पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। नंबर 1 पर है सिरकेडियन, सिरकेडियन रिदम। सिरकेडियन रिदम, इसके बाद सिरकेडियन रिदम और सिरकैनुअल रिदम्स, डायूरिनल रिदम्स, डायूरिनल रिदम्स, सिरकैनुअल, और ये 2 टर्म्स आपकी बुक में नहीं लिखी हुई मगर मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इनका आइडिया रहेगा। अल्ट्रेडियन, ये आपको एंट्री टेस्ट में हेल्प करेगा, और इन्फ्रेडियन। 1 बाय 1 अब हम इनको स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा बायोलॉजिकल रिदम जिसका इंटरवल ऑफ टाइम 24 आवर्स का हो, ऐसा बायोलॉजिकल रिदम जो 24 आवर्स के इंटरवल पर रिपीट हो, अपीयर हो, इसको नाम दिया जाता है सिरकेडियन रिदम का। यहाँ पर सिर्क का मतलब होता है अबाउट और डिया का मतलब होता है डे। तो द इंटरवल्स विच अपीयर अबाउट अ डे कह लें या विच अपीयर एट द इंटरवल ऑफ 24 आवर्स, इनको कहा जाता है सिरकेडियन रिदम। सिरकेडियन रिदम को आप डायूरिनल रिदम्स भी कह सकते हैं, बट इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। डायूरिनल रिदम्स आर दोज विच आर एसोसिएटेड विद डे एंड नाइट, जिनके लिए कोई 24 आवर्स का होना या ना होना ज़रूरी नहीं है, जो दिन और रात के साथ एसोसिएटेड हों, इनको हम कहते हैं डायूरिनल रिदम। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्लीप वेक साइकिल की बात करें तो मोस्टली दुनिया में लोग जो हैं वो दिन में जागते हैं, रात में सोते हैं। तो स्लीप वेक साइकिल सिरकेडियन रिदम भी है क्योंकि इसका इंटरवल 24 आवर्स का है। और मसलन अगर आप स्लीप को रिस्पॉन्स बनाते हैं तो आप रात को 10 या 11 बजे सोते हैं तो नेक्स्ट डे भी 24 घंटे के बाद 10-11 बजे आप सोएंगे। तो इसका इंटरवल ऑफ टाइम 24 आवर्स का है। क्योंकि दिन में लोग जागते हैं, रात को सोते हैं, तो स्लीप वेक साइकिल एक डायूरिनल रिदम भी है। इसी तरह प्लांट्स में स्टोमेटा दिन में खुले होते हैं, रात में ज़्यादातर बंद हो जाते हैं, तो इसका इंटरवल ऑफ टाइम भी 24 आवर्स बनता है और डे एंड नाइट बनता है। मगर अगर आप देखें कि स्लीप वेक साइकिल की हम बात करें, मोस्टली लोगों की तो बात ठीक है, मगर ऐसे लोग जो डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर काम करते हैं, वो रात में या डिफरेंट ऑड टाइम्स में सोते हैं और बाकी टाइम्स के अंदर वर्क करते हैं, तो उनमें फिर जो स्लीप वेक साइकिल होगा वो सिरकेडियन रिदम के तौर पे काम कर रहा है, मगर वो डायूरिनल रिदम के तौर पे काम नहीं कर रहा। तो डायूरिनल रिदम स्पेसिफिकली वो होगा जो डे नाइट के साथ चेंज होता है, और सिरकेडियन रिदम वो होगा जिसमें इंटरवल ऑफ टाइम 24 आवर्स का होता है। इसके बाद अगर किसी रिदम का इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो अबाउट एन ईयर एक साल तक होता है, या आप इसको यूँ कह लें 365 डेज़ का होता है, तो इसको फिर नाम दिया जाएगा सिरकैनुअल रिदम का। जैसे
साल के बाद किसी पौधे में फल, दरख्त के ऊपर फल लगते हैं, फ्लावर्स आते हैं, सीड आते हैं, फ्रूट आते हैं, तो आफ्टर एन ईयर जो सीडिंग, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हो रही है, ये एग्जाम्पल में आएगी, सिरकैनुअल रिदम्स की एग्जाम्पल में आएगी। तो दोज रिदम विच अपीयर एट द इंटरवल ऑफ 24 आवर्स, इनको हम कहते हैं सिरकेडियन रिदम। विच अपीयर अबाउट अ डे, उनको हम कहते हैं डायूरनल रिदम। और विच अपीयर एट एन इंटरवल ऑफ 365 डेज और ईयर, इनको हम कहते हैं सिरकैनुअल रिदम्स। वो बायोलॉजिकल रिदम जिनका इंटरवल ऑफ पीरियड जो है वो 24 आवर से कम होता है, इनको हम कहते हैं अल्ट्रेडियन रिदम्स। विच हैव इंटरवल ऑफ टाइम लेस देन 24 आवर्स, जिनका इंटरवल ऑफ टाइम 24 घंटे से कम होता है, इनको हम कहते हैं अल्ट्रेडियन रिदम्स। और जिनका इंटरवल ऑफ टाइम मोर देन 24 आवर्स है, 24 घंटे से ज़्यादा है, उनको कहा जाता है इन्फ्रेडियन रिदम्स। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये दो टर्म्स बुक में नहीं है, बट दे विल हेल्प यू इन एंट्री टेस्ट, तो इसलिए ये आपको बता रहे हैं। अब इनकी कुछ हम एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं। जैसे स्लीप वेक साइकिल को आप एग्जांपल में डायूरनल रिदम की भी लिख सकते हैं, और सिरकेडियन रिदम में भी आप इसको लिख सकते हैं। स्लीप वेक साइकिल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, मगर अगर ये चीज़ें जैसे स्लीप वेक साइकिल, जैसे आपको कहा कि जो डिफरेंट शिफ्ट्स में काम करने वाले लोग हैं उनके साथ एसोसिएटेड है, तो फिर आप इसको सिरकेडियन में तो काउंट करेंगे, फिर आप इसको डायूरनल में काउंट नहीं करेंगे। बट मोस्टली जो डायूरनल होते हैं वो सिरकेडियन ही होते हैं। इसी तरह जो पेरेनियल प्लांट्स हैं, पेरेनियल्स का मतलब होता है जो सदाबहार होते हैं, यानी हर साल जिनके ऊपर सीड, फ्रूट, फ्लावर्स आते हैं, तो इन एनुअल प्लांट्स में, यानी जो पेरेनियल हैं, सीडिंग, बल्कि तरतीब से शुरू करें, फ्लावरिंग, सीडिंग एंड फ्रूटिंग, फल, सीड और फ्रूट का डेवलप होना, ये सिरकैनुअल रिदम्स हैं। अल्ट्रेडियन रिदम्स में जो हमारी फीडिंग पैटर्न्स हैं, अगर हम दिन में 2 बार खाना खा रहे हैं तो हमारा 12 घंटे का इंटरवल है, 3 बार खाना खा रहे हैं तो 8 घंटे का इंटरवल है, 4 बार तो 6 घंटे का इंटरवल, ऑन एवरेज बात करें, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, तो ये 24 आवर्स से लेस है। तो इसकी एग्जांपल में क्या आएगा? फीडिंग पैटर्न्स, फीडिंग बिहेवियर। और जो हमारा कार्डिक साइकिल है, ये 1 सेकंड से कम वक्त में मुकम्मल होता है। हार्ट बीट के जो इवेंट्स हैं वो 1 सेकंड से कम वक्त में मुकम्मल होते हैं, तो हार्ट बीट भी किस में आएगा? अल्ट्रेडियन में। अच्छा, इन्फ्रेडियन रिदम्स क्या होते हैं? जो मोर देन 24 आवर्स, यानी जिनका इंटरवल ऑफ टाइम 1 दिन से ज़्यादा होता है। अब इसकी एग्जांपल में आप ले सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को या फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को, जिसका ऑन एवरेज 28 डेज़ का इंटरवल होता है। या इसी तरह कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 1 महीने बाद फूल पैदा करते हैं, फ्रूट पैदा करते हैं, जो मतलब 1 ईयर तक नहीं है, उससे कम में, और 24 घंटे से ज़्यादा है, तो वो इन्फ्रेडियन रिदम्स फिर कहलाएंगे। मगर जिनका इंटरवल ऑफ टाइम सीडिंग, फ्रूटिंग, फ्लावरिंग का 1 साल है, वो सिरकैनुअल है। जिसका 1 साल से कम और 24 घंटे से ज़्यादा है, वो किस में आएंगे? इन्फ्रेडियन में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ रिदम्स की टाइप हैं। अब ये भी टर्म्स शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, सिरकेडियन, डायूरनल, सिरकैनुअल, अल्ट्रेडियन, इन्फ्रेडियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि हाउ दीज रिदम्स आर कंट्रोल्ड, ये रिदम्स कैसे कंट्रोल किए जाते हैं। अब जैसे मसलन एक प्लांट है, उसमें सीड, फ्रूट, फ्लावर अपीयर होते हैं हर 3 माह के बाद। एक प्लांट में सीड, फ्रूट, फ्लावर अपीयर होते हैं 12 महीनों के बाद। तो जिसमें 1 साल के बाद सीड, फ्रूट, फ्लावर्स आएंगे, उसका रिदम कहलाएगा सिरकेडियन रिदम। जिसमें सीड, फ्रूट, फ्लावर अपीयर होंगे 3 माह के बाद,
उसका रिदम कहलाएगा इन्फ्रेडियन रिदम, क्योंकि उसका इंटरवल ऑफ टाइम 24 घंटे से ज़्यादा है। इसी तरह अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर हार्ट बीट मुकम्मल हो रही है 0.8 सेकेंड्स के अंदर, विच इज़ लेस देन अ सेकेंड, किसी और एनिमल के अंदर भी क्या हार्ट बीट का टाइम इतना ही है? वो इससे डिफरेंट हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है, स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करता है। तो ये बात एक याद रख लें कि रिदम्स आर इन वंस जीन्स। रिदम किस में होते हैं? जीन्स में होते हैं। जीन से मुराद क्या होता है? डीएनए में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जीन्स को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, जीन्स को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, यानी स्लीप का ड्यूरेशन कम कर लें, अवेक का ज़्यादा, वो एक बिहेवियर है, अवेक ज़्यादा कर लें, स्लीप कम कर लें, तो इसको इस तरह अफेक्ट हो सकता है। मगर ये कहें कि हम स्लीप ख़त्म हो जाए या जागने का ड्यूरेशन ख़त्म या इस तरह, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज रिदम्स आर इन वंस जीन्स, ये जीन्स के अंदर होते हैं। अब इनको दो तरह के फैक्टर्स इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो बॉडी के अंदर से पैदा होते हैं, इनको हम कहते हैं एंडोजीनस। वो स्टिमुलाई जो बॉडी के इनसाइड से जनरेट होती हैं उनको कहते हैं एंडोजीनस। जब जैसे इसमें हार्मोन्स हैं कुछ जो स्लीप इंड्यूस करते हैं, मेलाटोनिन वगैरह, तो ये इनसाइड द बॉडी पैदा हो रहे हैं, ये एंडोजीनस फैक्टर में आएंगे। इसी तरह कुछ फैक्टर जो एंडोजीनस का मतलब होता है इनसाइड बॉडी, और कुछ फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं आउटसाइड द बॉडी से, इनको कहते हैं एक्सोजीनस फैक्टर्स। एक्सोजीनस वो स्टिमुलाई होंगे जो आउटसाइड बॉडी हैं, और एंडोजीनस वो होंगे जो इनसाइड बॉडी हैं। अब इन दोनों में किस चीज़ की ज़रूरत है? सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत है। इन दोनों में सिंक्रोनाइजेशन, यानी ये एक ही टाइम के अंदर अपीयर हो। मसलन अब एक प्लांट है, उसके फ्लावर पैदा करने का टाइम आ गया है, उसके सीड पैदा करने का, फ्रूट पैदा करने का टाइम आ गया है, मगर वो सर्दियों में फूल देता है, मगर किसी वजह से विंटर्स डिले हो गए, सर्दियाँ नहीं आ रही, टेम्परेचर ज़्यादा है। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि उसके इनसाइड में जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं वो तो सीड फ्रूट फ्लावर पैदा करने के लिए रेडी हैं, मगर जो एक्सोजीनस स्टिमुलाई हैं, जो कि शॉर्ट डेज का होना या टेम्परेचर का कम होना, वो आपस में सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे। तो इस तरह के केस में क्या होगा? फ्लावरिंग, सीडिंग, फ्रूटिंग क्या होगी? डिले। और अगर इन दोनों में सिंक्रोनाइजेशन है, ये एक ही वक्त में अपीयर हो रहे हैं, हम आंगी के साथ काम कर रहे हैं, तो जैसे ही उसका सीडिंग, फ्रूटिंग, फ्लावरिंग का टाइम आएगा, इनसाइड जो बॉडी चेंजेस आएंगे हार्मोन्स वगैरह के, और एक्सोजीनस जो चेंजेस आएंगे, ये इकट्ठे हो जाएंगे, सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, और वो बायोलॉजिकल रिदम अपीयर होगा। तो रिदम याद रख लें, एक पर्सन के, एक शख्स के, एक इंडिविजुअल के, एक स्पीशीज़ के जीन्स में होते हैं, इसलिए रिदम्स में अगर चेंज आएगा तो पूरी पॉपुलेशन या स्पीशीज़ में आएगा। किसी एक इंडिविजुअल के रिदम को हम चेंज नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस ज़रूर कर सकते हैं उसमें एंडोजीनस, एक्सोजीनस फैक्टर, मगर उसको एलिमिनेट या ख़त्म नहीं कर सकते। इसके हवाले से येलो बॉक्स में आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है कि ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए। एरवन बनिंग ऑफ टूमेंजिन यूनिवर्सिटी जर्मनी में इसने एक्सपेरिमेंट किए, और 15 कंसेक्टिव जनरेशन्स तक वो कोशिश करता रहा कि ये जो 24 आवर्स का सर्केडियन रिदम है इसको एलिमिनेट कर दे, मगर वो इसको एलिमिनेट नहीं कर पाया। उसकी वजह ये थी कि ये जीन्स कहाँ, ये रिदम्स कहाँ से कंट्रोल होते हैं? जीन से कंट्रोल होते हैं। अगर इसमें चेंज आएगा तो एवोल्यूशन के दौरान चेंज आएगा, और एवोल्यूशनरी चेंजेस इंडिविजुअल्स को अफेक्ट नहीं करते, पूरी स्पीशीज़ को अफेक्ट करते हैं, पूरी पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। और एवोल्यूशन के चेंजेस जो होते हैं वो हेरिटेबल चेंजेस होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी बायोलॉजिकल रिदम्स के हवाले से, जिसमें सिरकेडियन रिदम, डायूरेनल रिदम, सिरकैनुअल रिदम, ये तो आपकी बुक में लिखी हुई हैं, और एंडोजीनस फैक्टर और एक्सोजीनस फैक्टर्स की सिंक्रोनाइजेशन, और फिर वो टूमेंजिन यूनिवर्सिटी में एरवन बनिंग का जो काम है वो, ये सारे पॉइंट MCQs के लिए इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। 2 टर्म्स वो मैंने आपको बताई जो बुक में नहीं लिखी हुई, वो रिदम्स जिनका इंटरवल ऑफ टाइम 24 आवर्स से ज़्यादा होगा उनको कहेंगे आप इन्फ्रेडियन रिदम, और उसकी एग्जांपल में आप मेंस्ट्रुअल साइकिल को ले सकते हैं। और ऐसे रिदम जिनका इंटरवल ऑफ टाइम 24 आवर्स से कम है उनको आप कहेंगे अल्ट्रेडियन। इनकी एग्जांपल में आप ले सकते हैं फीडिंग को, कार्डिक साइकिल को,
फीडिंग मतलब एक दिन में एक से ज़्यादा बार कोई भी शख्स खाना खाता है तो इंटरवल ऑफ टाइम फीडिंग का हमेशा 24 आवर्स से कम ही आएगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम इस फर्स्ट लेक्चर को इस चैप्टर के वाइंड अप कर रहे हैं। आप लोगों ने इसके हवाले से जो 3-4 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं उनको अच्छी तरह नोट से पढ़ लेना है और कुछ MCQs भी हैं वो भी पढ़ लेने हैं। तो अब तक के लिए आज के लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।